नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम् यस्मादिदमहं मन्ये बालानामुपकारकं तस्माद्धितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। ओम शांति शांति शांति। इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और उस प्रत्यक्ष में फिर दो प्रकार किए गए थे, एक सविकल्पक प्रत्यक्ष, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष ज्ञान जितने इंद्रिय उतने प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएंगे। तो 6 इंद्रिय हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण और मन। तो इन 6 प्रकार के इंद्रियों का अपने विषय के साथ सन्निकर्ष होने पर 6 प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। और वो सन्निकर्ष 6 प्रकार के हैं। कौन से 6 है वो? समन्वित समवाय, संयुक्त समन्वित समवाय। संयुक्त समवाय, संयुक्त समन्वित समवाय, समवाय, समवेत समवाय, विशेषण भाव। विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष, ऐसे 6 प्रकार के ये संबंध थे। तो 5 संबंध की चर्चा हमारी हो चुकी थी। द्रव्य का प्रत्यक्ष करना हो तो संयोग सन्निकर्ष कारण होता है। द्रव्य में जो समवाय संबंध से रहते हैं उनका प्रत्यक्ष करना हो तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। और द्रव्य में जो समवेत है उसमें भी जो समवाय संबंध से रहता है उसके प्रत्यक्ष में संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द के प्रत्यक्ष में समवाय सन्निकर्ष कारण है। और श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्दत्व, कत्व, खत्व आदि इन जातियों के प्रत्यक्ष में शब्द का शब्दत्व आदि के साथ समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। ऐसे 5 सन्निकर्ष की चर्चा हो गई। अब ये अंतिम सन्निकर्ष है विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। अभाव के प्रत्यक्ष के लिए ये सन्निकर्ष है। तो ये न्याय मत के अनुसार अभाव का भी इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है। चक्षुरादिक इंद्रियों से ही अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि इनका नियम है ना, यद वस्तु येन इंद्रियेण गृह्यते तद्गज्जाति तदाभावश्च तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। तो जिस पदार्थ का जिस इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है उस पदार्थ में रहने वाली जाति और उस पदार्थ के अभाव का भी उसी इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है। तो घट का प्रत्यक्ष यदि चक्षुरिंद्रिय से होता है तो घटत्व जाति का प्रत्यक्ष भी चक्षुरिंद्रिय से होता है। और घटा भाव का भी प्रत्यक्ष चक्षुरिंद्रिय से होता है। लेकिन जब घटा भाव का प्रत्यक्ष करना हो चक्षुरिंद्रिय के द्वारा तो चक्षुरिंद्रिय का घटा भाव के साथ कौन सा संबंध है? संबंध कोई होना चाहिए अभाव के साथ, घटा भाव के साथ, उसका सन्निकर्ष। वो सन्निकर्ष भी बताना है हमें, देखना विचार करना। अभाव है, अभाव के साथ सन्निकर्ष थोड़ी, ये संयोग सन्निकर्ष थोड़ी, घट के साथ ही संयोग सन्निकर्ष। अब घटा भाव का सन्निकर्ष क्या है? चक्षुरिंद्रिय का घटा भाव के साथ कौन सा सन्निकर्ष है उसको अभी कहना है। अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष कारण होता है। जैसे उदाहरण दे रहे, देखो, घटा भाववद भूतलम इत्यत्र चक्षु संयुक्ते भूतले घटा भाव से विशेषणत्वात्। घटा भाववद भूतलम, ऊपर पदकृत्य में का सर्वनाम किस लिए आया ये नहीं समझ में आया। कौन? ऊपर के पदकृत्य में इसके ऊपर का व्यापार, को व्यापार ऐसा है, उसको ऐसे दे दे, कह व्यापार। ये समवाय संबंध तो नित्य है, वो नित्य होने से शब्द प्रत्यक्ष में व्यापार कौन है? व्यापार तो जो होता है वह तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारत्वम, द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम। तो वो किसी से उत्पन्न होने वाला भी चाहिए और अपने कारण के किसी कार्य का जनक भी होना चाहिए। समवाय जो है वो शब्द प्रत्यक्ष का कारण तो है, समवाय शब्द प्रत्यक्ष के प्रति कारण है, संबंध है, संबंध कारण होता है प्रत्यक्ष के लिए।
तो श्रोत्र इंद्रिय का शब्द के साथ जो समवाय सन्निकर्ष है, वो समवाय सन्निकर्ष श्रोत्र इंद्रिय से जन्य शब्द के प्रत्यक्ष का हेतु है। श्रोत्र इंद्रिय से जन्य शब्द के प्रत्यक्ष का हेतु है, किंतु वह समवाय श्रोत्र इंद्रिय से जन्य नहीं है। श्रोत्र इंद्रिय का जन्य तो भी उसमें होना चाहिए, तब व्यापार बने। तो इसमें व्यापार क्या है, ये पूछा गया। समवाय तो व्यापार हो नहीं सकता क्योंकि वो नित्य है, जन्य तो उसमें है नहीं। फिर व्यापार कौन है? तो बताया व्यापार कौन है? शब्द अथवा श्रोत्र मन का संयोग। शब्द ही व्यापार है या तो श्रोत्र अथवा मन का संयोग ही यहाँ पर व्यापार है। ये बात तो समझ में आई थी कि नहीं? हाँ, यहाँ से आगे आया है ना। अब बाकी खाली वो का व्यापार है, ये अब कोई होगा पुल्लिंग है, वो को कर देना है वहां पर, कह व्यापार है। तो घटा भाववद भूतलम इत्यत्र, घट के अभाव से युक्त भूतल है, यह प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। घटा भाव से युक्त भूतल है, इस प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। अभाव का प्रत्यक्ष ही है। इसमें विशेष्य कौन है और विशेषण कौन है? ये पहले इतना ये ही देख लीजिए। घटवद घटवद भूतलम, ये मान लो एक है ज्ञान है, घटवद भूतलम, घट से युक्त भूतल है। इसमें विशेषण कौन है और विशिष्य कौन है? सन्निकर्ष क्या है इसमें? क्योंकि सविकल्पक प्रत्यक्ष में तीन विषय होते हैं। सविकल्पक प्रत्यक्ष तीनों को विषय करता है, विशेष्य, विशेषण, सन्निकर्ष। तो घटवद भूतलम ये जो प्रत्यक्ष है, ये सविकल्पक प्रत्यक्ष है। तो इसमें विशेष्य क्या है, इसमें विशेषण क्या है, इसमें संबंध क्या है? विशेषण घट विशेषण भूतल विशेषण। वत क्या चीज है? वत पंचमी है। मतु कौन है विशेष्य, कौन है? भूतल विशेष्य है और घट जो है वह विशेषण है। घटः अस्यास्मिन् वा अस्ति, तद घटवत से मतु प्रत्यय करने पर क्या हो जाएगी? घटवत इस प्रकार से बन जाएगा। मतुप के मकार को वकार हो जाएगा। मादुपधाष्टमत और वो यवादिभ्य। तो घटवत भूतलम, घट ये विशेषण है और भूतल यह विशेष्य है। और इन दोनों का संबंध कौन सा है? घट और भूतल का। घट और भूतल का सन्निकर्ष कौन सा है? विशेषण विशेष भाव। लेखन इस पुस्तक पर रखी है। संयोग सन्निकर्ष, द्रव्यों में परस्पर जो संबंध, द्रव्यो रेव संयोग, द्रव्यो रेव संयोग है। दो द्रव्यों का कौन सा संबंध होता है? संयोग संबंध होता है। घट एक द्रव्य है और भूतल एक द्रव्य है, इन दोनों का संयोग सन्निकर्ष होता है। तो घटवद भूतलम, यह ज्ञान तीनों को विषय कर रहा है। घट रूपी विशेषण को, भूतल रूपी विशेष्य को, और घट और भूतल का जो संयोग सन्निकर्ष, उस सन्निकर्ष को। इसी प्रकार से अभी घटा भाववत भूतलम, घटा भाववत भूतलम, इसमें विशेषण कौन है? घटा भाववत, वत क्या चीज है? घटा भाववत, घटा भाव, इतना विशेषण है। घटा भाववत भूतल में चले जाएंगे। घटा भाववत कौन है? घटा भाववत कौन है? भूतल ही है। घटा भाववत भूतल ही है। तो भूतल विशेषण है क्या? घटा भाव है विशेषण और विशेष्य कौन है? भूतल। तो भूतल है विशेषण, विशेष्य, और घटा भाव है विशेषण। घटा भाव से युक्त भूतल है, तो घटा भाव विशेषण है। तो ये कह रहे हैं चक्षु का संयोग संबंध किसके साथ होगा? भूतल के साथ चक्षु का संयोग संबंध होगा। तो चक्षु संयुक्त कौन है? भूतल। चक्षु संयुक्त जो भूतल है, उस भूतल में विशेषण है घटा भाव। विशेषण कौन है? घटा भाव। विशेषणत्व किस में रहेगा? घटा भाव में। विशेषणत्व किस में रहेगा? घटा भाव में। जो विशेषण होगा उसमें तो विशेषणत्व रहेगा। तो घटा भाव विशेषण है, विशेषणत्व है घटा भाव में। चक्षु संयुक्त भूतल और उसमें विशेषण है घटा भाव, विशेषणता घटा भाव में। तो चक्षु का घटा भाव के साथ संबंध हो जाएगा संयुक्त विशेषणता।
कौन सा संबंध हो जाएगा? संयुक्त विशेषणता। विशेषणता। ये जो विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष, इसमें दो संबंध है, एक विशेषण भाव सन्निकर्ष और एक विशेष्य भाव सन्निकर्ष। विशेषणता सन्निकर्ष और विशेष्यता सन्निकर्ष। भाव को हटा करके वहां पर त्व अथवा तल प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। विशेषण विशेष्य भाव जो है, उस भाव के स्थान पर तल प्रत्यय जोड़ दीजिए तो फिर क्या बन जाएगा? विशेषणता सन्निकर्ष, विशेष्यता सन्निकर्ष। हाँ, वो तो रहता है, स्त्रियाम तलंतम स्त्रियाम, तल प्रत्यांत हमेशा स्त्रीलिंग में होता है, वो टाप होता है। तो विशेषणता और विशेष्यता सन्निकर्ष, ये दो सन्निकर्ष है अभाव के प्रत्यक्ष में। बाकी जहाँ आपको अभाव का प्रत्यक्ष करना है वहाँ तो पिछले वाले ही संबंधों का विचार करना है। 5 जो पीछे वाले सन्निकर्ष जितने गए ना, तो वही उसके अधिकरण तक, मतलब जहाँ पर अभाव का आपको प्रत्यक्ष करना है उसके प्रत्यक्ष में तो पीछे के संबंध ही कारण रहेंगे, है ना। अभाव का जो अधिकरण होता है उसको क्या कहते हैं? यस्मिन अभाव सह अनुयोगी और यस्याभाव सह प्रतियोगी। तो अभाव जहाँ है, जैसे घटाभाव है, कहाँ है घटाभाव? भूतल में घटाभाव है, तो घटाभाव का अधिकरण कौन है? भूतल। घटाभाव का अधिकरण भूतल है। अब उस भूतल के साथ चक्षुरादि इंद्रिय का जो पहला संबंध था वो संबंध रहेगा। आपको भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष करना है, आपको भूतलत्व में घटाभाव का प्रत्यक्ष करना है, किस में प्रत्यक्ष करना है वो विचार करना पड़ेगा। और फिर आपको जो है भूतल में यदि घटाभाव का प्रत्यक्ष करना है तो चक्षु का भूतल के साथ संयोग संबंध, तो चक्षु संयुक्त है भूतल और उसमें घटाभाव रहेगा विशेषणता संबंध से, है ना। अथवा वो घटाभाव यदि विशेष्य हो तो विशेषता सन्निकर्ष से रहेगा। कभी घटाभाव विशेष्य हो सकता है, कभी घटाभाव विशेषण हो सकता है। आपके प्रतीति के ऊपर निर्भर करेगा, आपको प्रतीति कैसे होगी। घटाभाव से युक्त भूतल है ऐसी प्रतीति हुई, या भूतल में घटाभाव है ऐसी प्रतीति हुई, दोनों में अंतर है। घटाभाव से युक्त भूतल है, यहाँ घटाभाव विशेषण है। घटाभाव से युक्त भूतल है, यहाँ पर घटाभाव क्या है? विशेषण है। और भूतल में घटाभाव है, यहाँ घटाभाव विशेष है। भूतले घटाभाव, यहाँ घटाभाव विशेष है, भूतल विशेषण है वहाँ पर। भूतले घटाभाव ऐसी प्रतीति यदि होती है तो फिर विशेष घटाभाव होगा तो घटाभाव में रहेगी विशेषता। तो चक्षु संयुक्त भूतल, उसमें विशेष है घटाभाव, विशेषता है घटाभाव में। चक्षु का घटाभाव के साथ संबंध हो जाएगा चक्षु संयुक्त विशेषता सन्निकर्ष। तो विशेषण है तो चक्षु संयुक्त विशेषणता, और घटाभाव यदि विशेष है तो चक्षु संयुक्त विशेषता, इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये सब जगह ऐसे घटाएंगे, संयुक्त विशेषणता, संयुक्त समवेत विशेषणता, संयुक्त संवेद संवेद विशेषणता, ये सब पहले 5 जो सन्निकर्ष आपके गए हैं ना, उन सबको जोड़ करके यहाँ पर अभाव को प्रत्यक्ष करना पड़ेगा आपको। बहुत अलग अलग स्थान पर अभाव को प्रत्यक्ष करना है। वायु में रूपाभाव का प्रत्यक्ष करना है, अथवा ये काला पदार्थ है, इसमें शुक्ल रूप है, सफेद रूप नहीं इसमें। तो सफेद रूप का इसमें क्या है? अभाव है। अच्छा, ये जो सफेद रूप का अभाव है यहाँ पर, सफेद रूप यहाँ पर नहीं है, शुक्ल रूप का अभाव है। और इसमें कौन सा रूप है? कृष्ण रूप है। इसका जो है काला रूप है। इस कृष्ण रूप में शुक्लत्व है क्या? कृष्ण रूप में शुक्लत्व नहीं है। तो कृष्ण रूप में क्या है? कृष्णत्व है। तो कृष्ण रूप में शुक्लत्व का क्या है? तो कृष्ण रूप में जब शुक्लत्व के अभाव को आपको प्रत्यक्ष करना है चक्षु से, इसमें क्या प्रत्यक्ष करना है? शुक्लत्व के अभाव का प्रत्यक्ष करना है। किसके अभाव का? शुक्लत्व के अभाव का प्रत्यक्ष करना है। कहाँ प्रत्यक्ष करना है? कृष्ण रूप में प्रत्यक्ष करना है। मान लो एक घट है और इस घट का काला रूप है, इस घट के काले रूप में शुक्ल रूप नहीं है। शुक्ल रूप का क्या है? अभाव है। शुक्ल रूप के अभाव का प्रत्यक्ष करना है या तो शुक्लत्व के अभाव का प्रत्यक्ष करना है ना। शुक्ल रूप के अभाव का प्रत्यक्ष करना है अथवा शुक्लत्व के अभाव का प्रत्यक्ष करना है। तो कौन सा सन्निकर्ष कारण होगा यहाँ पर? चक्षु का सबसे पहले घट के साथ संयोग संबंध होगा,
फिर उसमें कृष्ण रूप रहता है समवाय संबंध से। तो चक्षु संयुक्त कौन है? घट। उसमें संवेद कौन है? कृष्ण रूप। चक्षु संयुक्त संवेद कौन हो गया? कृष्ण रूप। चक्षु संयुक्त संवेद कौन है? कृष्ण रूप। और उस कृष्ण रूप में शुक्ल रूप का अभाव रहेगा किस संबंध से? विशेषणता सन्निकर्ष से, है ना। तो फिर उस शुक्ल कृष्ण रूप में शुक्ल रूप के अभाव का प्रत्यक्ष जब चक्षु के द्वारा करना हो तो कौन सा सन्निकर्ष कारण बनेगा? संयुक्त समवेत विशेषणता इस सन्निकर्ष कारण होगा, है ना। इसी प्रकार और एक सीढ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इसमें जो है ना कृष्ण रूप है, इस कृष्ण रूप में क्या रहता है? कौन सा धर्म रहता है? कृष्णत्व, ये धर्म रहता है कृष्णत्व। कृष्णत्व में पीतत्व है? कृष्णत्व में शुक्लत्व है? कृष्णत्व में पीतत्व का क्या रहेगा? कृष्णत्व में पीतत्व का अभाव रहेगा, है ना। अब हमें कृष्णत्व में पीतत्व के अभाव का प्रत्यक्ष करना है। कृष्णत्व में पीतत्व के अभाव का प्रत्यक्ष करना है। चक्षु संयुक्त कौन? घट। उसमें संवेद कौन है? कृष्ण रूप। उसमें संवेद कौन है? कृष्णत्व। तो चक्षु संयुक्त संवेद, संवेद कौन हो गया? कृष्णत्व। और उसमें शुक्लत्व का अभाव विशेषणता सन्निकर्ष से रहेगा। तो उस शुक्लत्व के अभाव का प्रत्यक्ष करने के लिए कौन सा सन्निकर्ष कारण होगा? संयुक्त संवेद संवेद विशेषणता सन्निकर्ष। 3 संबंध हो गए पीछे वाले। इसी प्रकार से आपको क्या है, क शब्द सुन रहे हैं आप, इसमें खत्व रहता है क में? कत्व नहीं, खत्व। गत्व भत्व है क में? नहीं। तो क में खत्व का भत्व का क्या रहेगा? अभाव रहेगा। हाँ, अभाव है, अत्यंत अभाव है। तो जो देखो श्रोत्र का क के साथ, ककार के साथ कौन सा सन्निकर्ष है? क ख ग घ, ये जो शब्द है ना, इन शब्दों के साथ श्रोत्र इंद्रिय का कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है। शब्द द्रव्य है ना, 2 द्रव्यों का संयोग संबंध होता है। शब्द और श्रोत्र, इन दोनों का कौन सा सन्निकर्ष है? हाँ, समवाय सन्निकर्ष है केवल। श्रोत्र आकाश है और शब्द उसका गुण है, और गुण गुणी में कौन सा संबंध होता है? समवाय संबंध होता है। तो श्रोत्र और शब्द में कौन सा सन्निकर्ष है? समवाय सन्निकर्ष है। अब देखो श्रोत्र में समवेत कौन है? ककार, क ख आदि शब्द है। और उस श्रोत्र समवेत ककार में खत्व रहता है क्या? नहीं रहता है। तो खत्व का क्या रहेगा वहां पर? अभाव रहेगा। तो खत्वा भाव का प्रत्यक्ष होगा किस इंद्रिय से होगा? श्रोत्र इंद्रिय से। भी ध्यान रखना है, नहीं तो संबंध घटाएंगे तो कहीं किसी के द्वारा किसी का भी प्रत्यक्ष करेंगे, यह नहीं होता है ना। उसकी योग्यता उसमें होनी चाहिए, उस इंद्रियों में, तभी। नहीं तो संबंध तो घटा सकते आप किसी का भी किसी के साथ। क्या हाथ का शब्द के साथ समवाय संबंध होगा? ये हाथ का शब्द के साथ कोई संबंध होगा? शब्द के साथ कोई संबंध हो सकता है? हो जाएगा, संबंध होने में कोई दिक्कत नहीं। हाथ का आकाश के साथ संयोग संबंध होगा, उसमें शब्द रहेगा समवाय संबंध से। तो संयुक्त समवाय संबंध है हाथ का शब्द के साथ, संयुक्त समवाय संबंध है शब्द के साथ, लेकिन वो कुछ काम का नहीं है। हाथ आदि तो ये नहीं, इनका जो है चक्षुरादि इंद्रियों का मान लो, चक्षु का शब्द के साथ संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है, लेकिन वो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होने पर भी कुछ काम का नहीं है। आंख से आप किसी शब्दों को देख नहीं सकते हैं, है ना। त्वग इंद्रिय से उसको स्पर्श नहीं कर सकते, घ्राण इंद्रिय से सूंघ नहीं सकते शब्दों को। तो जिस इंद्रिय में जिसके प्रत्यक्ष की योग्यता है तो उसी का प्रत्यक्ष उसी इंद्रिय से ही होगा, और उसके अभाव का प्रत्यक्ष भी उसी इंद्रिय से होगा। तो शब्द के श्रोत्र के द्वारा जब आपको कत्व खत्व के अभाव का प्रत्यक्ष करना है तो समवेत विशेषणता सन्निकर्ष कारण होगा। और कभी संवेद संवेद विशेषणता सन्निकर्ष भी लगेगा। जैसे कत्व, ककार आप सुन रहे हैं, ककार को आप सुन रहे हैं, ककार में कौन सा धर्म रहता है? कत्व। कत्व में खत्व है क्या? नहीं। कत्व में खत्व का क्या रहेगा? अभाव रहेगा। अब कत्व में जो खत्व का अभाव है उसका प्रत्यक्ष श्रोत्र इंद्रिय से होगा? होगा, श्रोत्र इंद्रिय से कत्व में खत्व के अभाव का प्रत्यक्ष हो जाएगा। कत्व में कत्व है, कत्व में खत्व नहीं है।
तो खत्वा भाव से युक्त एकत्व, तो खत्वा भाववत कत्वम, खत्वा भाववत कत्वम, इस प्रकार का प्रत्यक्ष श्रोत्र इंद्रिय से हो सकता है, हो सकता हो है। सकता है। हो सकता है। जब होगा तो कौन सा सन्निकर्ष वा कारण बनेगा? समवेत विशेषणता सन्निकर्ष। संवेद संवेद विशेषणता सन्निकर्ष। श्रोत्र संवेद कौन है? ककार ककार। श्रोत्र संवेद है ककार, उसमें संवेद कौन है? कत्व कत्व। श्रोत्र संवेद संवेद कौन है? कत्व कत्व। श्रोत्र संवेद संवेद है कत्व, और उसमें खत्व का अभाव किस संबंध से रहेगा? विशेषण। विशेषणता सन्निकर्ष से। इस प्रकार से श्रोत्र इंद्रिय से जब खत्वा भाव का प्रत्यक्ष करना है कत्व में, तो समवेत समवेत विशेषणता सन्निकर्ष कारण होगा। इस प्रकार से पहले वाले संबंध को जोड़ करके फिर ये विशेषणता सन्निकर्ष कारण होता है, स्वतंत्र विशेषणता सन्निकर्ष का प्रयोग नहीं होता है। तो अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष कारण होता है। घटा भाववत भूतलम, यहाँ पर चक्षुष संयुक्त है भूतल, और उस भूतल में घटा भावस्य विशेषणत्वात्, उस भूतल में घटा भाव में विशेषणत्व होने के कारण से चक्षु संयुक्त भूतल में घटा भाव विशेषण है और उस घटा भाव में विशेषणता है। तो चक्षु संयुक्त भूतल में घटा भाव विशेषण होने के कारण से घटा भाववत भूतलम, यह जब प्रत्यक्ष करना हो उस समय चक्षुरेंद्रिय का संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष कारण होगा। संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष से घटा भाव का प्रत्यक्ष होगा। पदकृत्य में या विशेषण विशेष्य भाव जो है, तो इसमें इसको अलग कर देना, भाव का दोनों के साथ अन्वय करेंगे। विशेषण भाव सन्निकर्ष और विशेष्य भावश्च इति बोध्यम। विशेषण भाव सन्निकर्ष और विशेष भाव सन्निकर्ष। इंद्रिय संबद्ध विशेषणत्वम इंद्रिय संबद्ध विशेषत्वम इति यावत्। इंद्रिय संबद्ध विशेषणता सन्निकर्ष और इंद्रिय संबद्ध विशेषता सन्निकर्ष, यह इसका अर्थ है। विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष का अभिप्राय यह है इंद्रिय संबद्ध विशेषणता, जो आपने जैसे पहले कहा चक्षु संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष, तो उस संयुक्त के स्थान पर संबद्ध शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। संयुक्त के स्थान पर संबद्ध शब्द का प्रयोग करेंगे। संबंध से जो युक्त है उसको क्या कहेंगे? संबद्ध, ऐसा कहेंगे। और अंतर इतना है कि संयोग संबंध से युक्तों को भी संबद्ध कहेंगे, संयुक्त समवाय संबंध से जो युक्त है उसको भी संबद्ध कहेंगे, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष से जो युक्त है उसको भी क्या कहेंगे? संबद्ध कहेंगे। जैसे पहले संयोग संबंध से युक्त को हम क्या कहते थे? संयुक्त कहते थे, है ना। समवाय संबंध से युक्त को क्या कहते थे? समवेद कहते थे। लेकिन इन सभी के लिए आप संबद्ध शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चक्षु संयुक्त घट को आप चक्षु संबद्ध घट कह सकते हैं। चक्षु संयुक्त समवेद जो घट का रूप है उसको आप चक्षु संबद्ध कह सकते हैं। और चक्षु संयुक्त जो घट उसमें समवेद जो रूप और उसमें समवेद जो रूपत्व, रूप में संवेद को नहीं रूपत्व, चक्षु संयुक्त संवेद संवेद है रूपत्व, संयुक्त संवेद संवेद रूपत्व है, उसको भी आप केवल संबद्ध शब्द के द्वारा कह सकते हैं। चक्षु संबद्ध, चक्षु संबद्ध कौन है? चक्षु संबद्ध घट है, या चक्षु संबद्ध घट का रूप है, या चक्षु संबद्ध घट के रूप में रूपत्व है, कौन है? चक्षु संबद्ध कौन है? तीनों भी अभी बताया आपको। संबद्ध शब्द से आप किसी भी संबंध से जो युक्त है उसको संबद्ध कहेंगे, किसी भी संबंध से जो युक्त है उसको क्या कहेंगे? संबद्ध कहेंगे। तो चक्षु का संबंध घट के साथ है, या चक्षु का संबंध घट के रूप के साथ है, या चक्षु का संबंध घट के रूप में रहने वाले रूपत्व के साथ है, तीनों के साथ है। तीनों के साथ है तो चक्षु से संबद्ध कौन है? तीनों भी चक्षु से संबद्ध है। हाँ, संबद्धता अलग अलग तरीके की है। घट जो है वो संयोग संबंध से संबद्ध है, घट का रूप जो है वो संयुक्त समवाय संबंध से संबद्ध है, और घट के रूप में जो रूपत्व है वह संयुक्त समवेद समवाय संबंध से संबद्ध है। लेकिन संबद्ध सभी है ना, संबद्ध तीनों भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष जब आपको समझना है तो उसमें आपको ये पहले जोड़ना इंद्रिय संबद्ध विशेषणता सन्निकर्ष अथवा इंद्रिय संबद्ध विशेषता सन्निकर्ष, क्योंकि सीधा तो अभाव का प्रत्यक्ष आपको करना नहीं, किसी अधिकरण में प्रत्यक्ष करना है। और जिस अधिकरण में प्रत्यक्ष करेंगे तो उस अधिकरण के साथ पहले इंद्रिय का संबंध होगा,
पहले पांचों में से कोई एक संबंध होगा, फिर उसके बाद में आपको विशेषणता अथवा विशेषता जोड़नी है ना। जी। तो पहले जो है इंद्रिय संयुक्त कहो, इंद्रिय संयुक्त संवेद कहो, इंद्रिय संयुक्त संवेद संवेद कहो, और इंद्रिय समवेद कहो, इंद्रिय संवेद संवेद कहो। ये सभी के स्थान पर आप एक शब्द का प्रयोग कर सकते, संबद्ध। क्या शब्द का प्रयोग कर सकते? इंद्रिय संबद्ध। संबद्ध है इसे। तो इंद्रिय संबद्ध विशेषणत्व, इंद्रिय संबद्ध विशेषत्व इति यावत, इस प्रकार का इसका अभिप्राय है। इति यावत का मतलब ऐसा अभिप्राय, यहाँ पर विशेषण विशेष भाव का मतलब है इंद्रिय संबद्ध विशेषणता, इंद्रिय संबद्ध विशेषता, ऐसा है। अब विशेषण भाव सन्निकर्ष को उपपाद्य दर्शयति। विशेषण भाव जो सन्निकर्ष है, उस सन्निकर्ष को अभी घटा करके दिखाते हैं। इस विशेषणता सन्निकर्ष को आपको पहले घटा करके दिखाते। मूल ग्रंथ में इसको घटा करके दिखाया कि घटा भाववद भूतलम इत्यत्र चक्षु संयुक्ते भूतले घटा भावस्य विशेषणत्वात्। यहाँ पर इसको घटा करके दिखाया है कि घटा भाव यह है विशेषण, चक्षु संयुक्त है भूतल। तो चक्षु संयुक्त भूतल में घटा भाव विशेषण है, घटा भाव में विशेषणता रहती है। तो चक्षु इंद्रिय का घटा भाव के साथ संबंध हो जाएगा संयुक्त विशेषणता। इसको दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं? संयुक्त संबंध विशेषणता, संबद्ध विशेषणता, ऐसा कह सकते हैं। चक्षु संयुक्त विशेषणता अथवा संबद्ध विशेषणता। अब ये विशेषणता की बात समझाया। अब इसी प्रकार से विशेषता सन्निकर्ष जब घटाना है, कौन सा सन्निकर्ष है? विशेषता सन्निकर्ष। तो जब घटा भाव विशेष होगा तो विशेषता सन्निकर्ष का काम पड़ेगा, है ना। अभाव जब क्या हो? विशेष हो, तो वहां पर संबंध कौन सा काम में आएगा? विशेषता सन्निकर्ष। जैसे उदाहरण दे रहे, देखो, यह भूतले घटो नास्ति, यह भूतले घटो नास्ति। इस भूतल में घट नहीं है, इस भूतल में घट का अभाव है। यहाँ विशेष कौन है? भूतल नहीं, यहाँ विशेष। अविशेष है घट का अभाव। भूतले घटो नास्ति, अविशेष कौन है? घट का अभाव। जो सप्तम्यंत होता है ना, वो प्राय विशेषण होता है, सप्तमी भक्त्यंत। घर में बालक बैठे हैं, तो बालक बैठे, बालक जो है वही विशेष है, और जो भूतल है, घट है, घर है, वह वो विशेषण है। तो भूतल में घट नहीं है, भूतल में घट का अभाव है। तो भूतल में घट का अभाव है, यहाँ पर विशेष कौन है? विशेष घट है, घटा भाव है। विशेष कौन है? घटा भाव। भूतल में घट नहीं है, भूतल में घट का अभाव है, तो घटा भाव यहाँ पर विशेष है। और भूतल क्या होता है? विशेषण होता है। तो यह भूतले घटो नास्ति इत्यादि विशेषता सन्निकर्ष अवश्य। तो इस भूतल में घट नहीं है इत्यादि स्थल पर विशेषता सन्निकर्ष है, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा निश्चय करना चाहिए। यहाँ पर विशेषता सन्निकर्ष है, क्योंकि चक्षु संयुक्त है भूतल, और उसमें घटा भाव क्या है? विशेषण या विशेष है? विशेष है। विशेषता रहेगी घटा भाव में। चक्षु संयुक्त भूतल में विशेष घटा भाव, विशेषता घटा भाव में। उस घटा भाव के साथ चक्षु इंद्रिय का संबंध हो जाएगा चक्षु संयुक्त विशेषता सन्निकर्ष, चक्षु संबद्ध विशेषता सन्निकर्ष। ऐसे हो गया। ये कह रहे अभी आगे लिखा है, देखो, सप्तम्यंत से विशेषणत्वात्। यहाँ पर क्या है? घटा भाव विशेष है, क्योंकि सप्तम्यंत जो होता है वह विशेषण होता है। तो भूतले सप्तम्यंत है, तो भूतले सप्तम्यंत है, और उस सप्तम्यंत में विशेषणत्व होने के कारण से घटा भाव विशेष है। घटा भाव में विशेषता रहेगी, तो चक्षुर इंद्रिय के द्वारा घटा भाव का प्रत्यक्ष करना हो तो ये संबद्ध विशेषता सन्निकर्ष कारण होगा यहाँ पर। तो आपको किस प्रकार की प्रतीति करनी है उसके ऊपर ये निर्भर करेगा। आप अभाव को विशेषण रूप से कहना चाहते हैं या आप अभाव को विशेष रूप से कहना चाहते हैं, उसके ऊपर इस संबंध का ये पृथक्करण हो जाएगा। अब ये हो गया 6 संबंध की चर्चा हमारी हो गई। एवं सन्निकर्ष षट्कजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इस प्रकार से सन्निकर्ष का जो षट्क है, षण्णाम समूह षट्कम, संघ ऐसा है, संख्याया संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु, सूत्र है, कन प्रत्यय हो जाता है इससे। तो षट्कम, षण्णाम समूह षट्कम ऐसे होता है ना। पुनः वेदांत में जो नहीं है समाधि षट्क,
समाधि नाम षटकम, 6 का जो समुदाय है उसको षटक कहते हैं। तो सन्निकर्ष से षटकम, सन्निकर्ष षटकम, षण्णाम समूह षटक है, और सन्निकर्षानाम षटकम, सन्निकर्ष षटकम, सन्निकर्षों का जो षटक है, षटक नहीं है, षटक बोलते बहुत बार, षटक नहीं है, समाधि षटक ऐसा नहीं बोलना, षटक। हाँ समाधि षटक ही बोलते हैं। षटक है वो, षटक, षट टकार आधा है, हम ककार को आधा कर देते, प्राय बोलने वाले कर देते, षटक बोल देते, षटक। तो सन्निकर्षों का जो षटक है, 6 सन्निकर्ष, और इस 6 सन्निकर्षों से जन्यम ज्ञानम उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। तत्करणम इंद्रियम, और उस प्रत्यक्ष का करण कौन है? इंद्रियम। तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्धम, इसलिए इंद्रिय जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण, ये सिद्ध हो गया, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, और प्रत्यक्ष प्रमा का करण कौन है? इंद्रिय। तो प्रत्यक्ष प्रमा का करण इंद्रिय है, इसलिए इंद्रिय है प्रत्यक्ष प्रमाण। करण किसे कहते हैं? असाधारण कारण को करण कहते हैं। व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। तो प्रत्यक्ष प्रमा का असाधारण कारण है ये इंद्रिय। तो प्रत्यक्ष प्रमा किसे कहते हैं? इंद्रिय को प्रत्यक्ष प्रमा कहते हैं, और प्रत्यक्ष प्रमा किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान का कोई लक्षण किया पीछे? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम, प्रत्यक्षम यही है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमा जब कहेंगे तो फिर इसमें ये होगा यथार्थ ही ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से होने वाला ज्ञान यथार्थ भी होता है, इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से होने वाला ज्ञान अयथार्थ भी होता है। आँख से ही हमें, न्याय के शास्त्र के अनुसार, आँख से ही हमें रस्सी पर रस्सी प्रतीत होती है, और आँख से ही हमें रस्सी पर सर्प प्रतीत होता है। सर्प का ज्ञान भी आँख से होता है, और रस्सी का ज्ञान भी आँख से होता है। नहीं, यही कहते इतना है कि दूषित इंद्रिय है तब सर्प दिखाई देता है, और निर्दुष्ट इंद्रिय है तो रस्सी दिखाई देती है। तो यथार्थ ज्ञान भी चक्षु और इंद्रियों के विषयों के संबंध से होगा, इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से होगा, और अयथार्थ ज्ञान भी इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से ही होता है, ऐसा नैयायिकों का कहना है। तो जो इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला यथार्थ ज्ञान उसको कहेंगे प्रमा, है ना। तो उसका ही प्रत्यक्ष ज्ञान का ही लक्षण बताएंगे जब प्रमा पूछेंगे। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण है। अच्छा, तो तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम, इंद्रिय जो है प्रत्यक्ष प्रमाण ये सिद्ध हो गया। प्रत्यक्षम व्याख्यातम, प्रत्यक्ष की व्याख्या हो गई। अभी पदकृत्य प्रत्यक्ष प्रमा उपसंवरती, प्रत्यक्ष प्रमा का उपसंहार करते हैं, अभी समाप्ति करते हैं, इसका समाप्ति कर रहे हैं। एवं ऐसा कह करके इसका एक जो होता है ना सिंहावलोकन न्याय, अभी तक हमने क्या विचार किया उसको एक संक्षेप से बताना पड़ता है, नहीं तो फिर जितना विचार किया वो सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि पीछे क्या है कोई पता ही नहीं, इतना लंबा चला है। तो उसको जो है ना संक्षेप से कुछ बातों का फिर से स्मरण कराना चाहिए, इसको सिंहावलोकन न्याय कहते हैं। अभी तक हमने क्या विचार किया? अभी तक हमने ये विचार किया कि इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष जो 6 हैं उनसे उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, और उसका करण इंद्रिय है, इसलिए इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। बस इतना ही निचोड़ है वहाँ से जो चल रहा था आपका, जो यथार्थ अनुभव का जो विचार हमारा चल रहा है, जहाँ से यथार्थ अनुभव में 4 प्रकार की, उसमें से जो प्रथम अनुभव है प्रत्यक्ष, उस प्रत्यक्ष की जो चर्चा है वो यहाँ तक आ गई कि प्रत्यक्ष ज्ञान उसको कहते हैं जो इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता हो, उसमें इंद्रिय ही करण है, और जो करण है उसी को प्रमाण कहते हैं, तो इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस प्रकार से ये हो गया पूर्व विषय का अवलोकन, सिंहावलोकन। तो अभी ये कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण का उपसंहार करते एवं उपदर्शित क्रमेण इत्यर्थ। एवं मतलब जो अभी दिखाया हुआ क्रम है उस क्रम से अभी उसका उपसंहार करते कि इस प्रकार से मतलब जो हमने पहले क्रम बताया है, जैसे जैसे कहा आपको कि ऐसे ऐसे 6 सन्निकर्ष होते हैं, और इन 6 सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान
प्रत्यक्ष होता है। ऐसे जिस प्रकार के क्रम से हमने आपको पहले दिखाया, तो इस प्रकार से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है और उसका कारण इंद्रिय है, और इसलिए इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसका उपसंहार किया गया। अभी पूर्व पक्षी यहाँ पर शंका करता है, ननु सिद्धांते प्रत्यक्ष ज्ञान करणम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष किम न स्यात् इति चेत। पूर्व पक्षी कहता है कि सिद्धांत में प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष क्यों नहीं होगा। प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष क्यों नहीं होगा, उसको आप कारण क्यों नहीं मानते हो, इंद्रिय को कारण मान रहे है ना। साक्षात घट के निकट तो सन्निकर्ष है, इंद्रिय तो सन्निकर्ष के द्वारा थोड़ी सी दूर है ना। घट के साथ चक्षु का संबंध है ना। तो इंद्रियों को, चक्षु को हम घट के प्रत्यक्ष में कारण मान रहे हैं। ये चक्षु है, इनका संबंध है, ये घट है, और घट का हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। तो इस प्रत्यक्ष ज्ञान में कारण हम इंद्रिय को मान रहे हैं, चक्षु को मान रहे हैं, संबंध को क्यों नहीं मान रहे हैं। पूर्व पक्षी कहता है संबंध को आप कारण क्यों नहीं कहते, इंद्रियों को क्यों कारण कह रहे हैं, ऐसा वो कह रहा है। तो ये शंका पूर्व पक्षी के द्वारा की जाने पर सिद्धांत कहता है कि ऐसा न इत्याह, ऐसा तुम नहीं कहो, ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए कि सन्निकर्ष करण है, ऐसा आप मानो, ये आपका कहना उचित नहीं है। सिद्धांत कहता क्यों, बोले प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इंद्रिय है, प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इंद्रिय ही है, इंद्रिय ही कारण होने के कारण से सन्निकर्ष कारण है, ये शंका उठानी नहीं चाहिए। क्योंकि जो असाधारण कारण है उसी को कारण कहते हैं, व्यापारवत असाधारण कारण है, और सन्निकर्ष जो है वो व्यापारवत असाधारण कारण नहीं बनता है। असाधारण कारण तो सन्निकर्ष भी है, लेकिन व्यापारवत असाधारण कारण सन्निकर्ष नहीं है, इसलिए इंद्रियों को ही यहाँ पर कारण स्वीकार करना चाहिए, इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष को कारण नहीं मानना चाहिए, यह सिद्धांत ने कह दिया। प्रत्यक्ष प्रमाणम निगमयति, आप प्रत्यक्ष प्रमाण का निगमन करते हैं। निगमन करना यानी क्या होता है, उसका समाप्ति कर देना। पहले एक प्रतिज्ञा होती है और फिर आखिरी होता है निगमन। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। निगमन का मतलब होता है अब वो सिद्ध हो गया, निष्पन्न हो गया, जो बात हो रही थी ना उसको अभी बोल देना, उसको कहते हैं निगमन करना। अब निश्चय होगा कि ऐसा है, परोतो वन्यमान तस्मात् परोतो वन्यमान, अब ये निश्चित हो चुका। मतलब पूर्व पक्षी को भी मानने में अभी मजबूरता आ गई, इसको मानना पड़ रहा है। तो उस समय सिद्धांती सिद्ध हुई बात को जब अनुवाद करता है उसको निगमन कहते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाणम निगमयति, प्रत्यक्ष प्रमाण का भी निगमन करते हैं, समाप्ति कर देते हैं। तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्धम, इंद्रिय जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण यह सिद्ध हो गया। पहले नहीं मान रहा था कोई, अब सिद्धांत ने ये इसको समझा दिया कि ऐसा ऐसा व्यापार वाले असाधारण कारण को कारण कहते हैं, और प्रत्यक्ष प्रमा का व्यापार वाला असाधारण कारण इंद्रिय है, इसलिए इंद्रिय ही कारण है, इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण, यह बात सिद्ध हो गई। ये कह रहे तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम, तस्मात् कस्मात् करणत्वात्, प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण है इंद्रिय, और प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण होने के कारण से इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये तस्मात् का अर्थ लिख रहे आगे, प्रत्यक्ष प्रमा करणत्वात् इत्यर्थ। प्रत्यक्ष प्रमा करणत्वात्, प्रत्यक्ष प्रमा करणत्वम किसमें रहता है, प्रत्यक्ष प्रमा करणत्वम इंद्रिय में। प्रत्यक्ष प्रमा का कारण इंद्रिय है, प्रत्यक्ष प्रमा करणत्वम इंद्रिय में रहेगा। तो इंद्रिय में प्रत्यक्ष प्रमा करणत्व होने के कारण से, इंद्रिय में प्रत्यक्ष प्रमा का करणत्व होने के कारण से इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, यह सिद्ध हो गया। कहाँ सिद्ध हो गया, ये न्याय सिद्धांते सिद्धम इत्यर्थ, ये न्याय सिद्धांत में सिद्ध हो गया। ये कहते हैं न्याय का हमारा विचार चल रहा है, ये न्याय सिद्धांत में यह बात सिद्ध हो गई, इस प्रकार से कहते हैं। तो ऐसे यह भी 6 लौकिक सन्निकर्ष की चर्चा हमारी हो गई है, और 3 अलौकिक सन्निकर्ष भी होते हैं। जो आपको बोला था कि किसी एक धूम में आपने वन्नी के व्याप्ति का ग्रहण किया, महानस आदि में, यज्ञशाला में, चत्वर में, वहां पर आपने धूम में वन्नी के व्याप्ति का ग्रहण किया। पर्वतीय धूम में आपने वन्नी की व्याप्ति का ग्रहण किया था? जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वन्नी होती है, आपने किस धूम में निर्णय किया था? और दूसरे वाले महानस वाले धूम में किया था, इस धूम में किया था क्या?
नहीं तो फिर इस धूम को देख करके आपको वन्नी का ये संशय क्यों होता है? यहाँ वन्नी होनी चाहिए, व्याप्ति का स्मरण कैसे हो रहा है यार? तो ये है कि आपने केवल महानसीय धूम में वन्नी की व्याप्ति का ग्रहण नहीं किया था। धूमत्वेन सकल धूम में, धूमत्व किस में रहता है? सभी धूम में। तो सभी धूम में आपने व्याप्ति का ग्रहण किया था, एक में नहीं। ये कुत्ता है ऐसा समझाने पर वो एक सामने वाले पशु विशेष में ही श्वत्व का ग्रहण नहीं करता है, वो उस प्रकार के पशु मात्र में श्वत्व का निश्चय कर लेता है। हाँ अब ये कुत्ता है, अब उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती बालक को। वो चाहे जितना जिस प्रकार के क्वालिटी का कुत्ता आ जाता है तो क्या कहता है ये कुत्ता है है कि नहीं? मुँह चाहे जैसा हो, अब उसको बताया था कि किसी ने कुत्ता है, अलग अलग दिखाई भी दे रहा था, लेकिन फिर भी बच्चे ने पकड़ लिया उसको, ये कुत्ता है। कैसे उसको पता चला? तो उसने उस प्रकार के पशु मात्र में ग्रहण कर लिया कि इसमें श्वत्व रहता है, उसको श्वत्व सन्निकर्ष ही कहते हैं। वो सन्निकर्ष क्या हो जाएगा? श्वत्व सन्निकर्ष। यहाँ पर सन्निकर्ष हो जाएगा धूमत्व सन्निकर्ष। कौन सा सन्निकर्ष? धूमत्व सन्निकर्ष। अब इसमें बताएंगे 3 प्रकार के सन्निकर्ष है, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष, ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष और योगज सन्निकर्ष। ऐसे 3 प्रकार के अलौकिक सन्निकर्ष होते हैं। 6 लौकिक सन्निकर्ष हैं और 3 अलौकिक सन्निकर्ष हैं। अलौकिक सन्निकर्ष का एक तीसरे सन्निकर्ष का उपयोग तो हम नहीं कर पाते, योग सन्निकर्ष जो होते हैं ना, ज्ञानेश्वर महाराज ने इनके बारे में लिखा है कि नहीं? वो मुंगीचे मनोरथ ओळखे जो आया है उसमें, स्वर्गीचा आलोचू ऐके मनोरथ ओळखे मुंगीचे, ऐसा कुछ है। जो स्वर्ग में क्या चल रहा है यहाँ से देखता है ना, और चीटियाँ क्या क्या सोच रही है, बहुत तेजी से दौड़ रही है, तो क्या सोच रहे उसको समझ लेता है। तो कैसे समझ गया? हमें तो कोई पता नहीं चला। पशु पक्षी जो बोलते हैं ना, उन बातों का ज्ञान रखने वाले लोग होते थे पहले, उसको योग सन्निकर्ष कहते हैं। हर एक पशु पक्षियों की बात पे समझते थे। बहुत बार ऐसे आ जाता है, कोई गधा ने उसके साथ बात की, गधिया ने उसके साथ बात की, वो समझ गया कि ऐसा है। ऐसे बहुत सारे महाभारत के तो बहुत प्रसंग है ऐसे। तो ये है 3 प्रकार के सन्निकर्ष। थोड़ा सा चलते चलते हम इसके ऊपर विचार करेंगे, क्योंकि इस सन्निकर्षों की भी अच्छी उपयोगिता है न्याय शास्त्र में। टिप्पणी में इन्होंने संक्षेप से दे दिया है। नीचे जो है ना, देखो लिखा है इदम अत्र अवधेयम, नीचे जो दिया ना टिप्पणी दी है किरणावल्ली में, टिप्पणी नहीं किरणावल्ली है, नंबर नहीं, किरणावल्ली मूले एवं इति इदम अत्र अवधेयम। हाँ मिला। हाँ तो प्रत्यक्षम द्विविधम, प्रत्यक्ष 2 प्रकार का है, लौकिकम अलौकिकम च। लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष कौन सा है? बोले षोढ़ा सन्निकर्ष जन्नम वर्णितम। लौकिकंतु षोढ़ा, ये 6 का जो समुदाय उसको षोढ़ा भी कहते हैं। शस से ये बन जाता है, इसको धा हो के षोढ़ा बना है। इसमें एक वार्तिक लगा है षोढ़ा बनाने के लिए, अब याद नहीं वार्तिक तो षोढ़ा सन्निकर्ष, 6 सन्निकर्ष। 6 सन्निकर्ष से उत्पन्न जो प्रत्यक्ष, उस प्रत्यक्ष को क्या कहेंगे? लौकिक प्रत्यक्ष कहेंगे। 6 सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष को लौकिक प्रत्यक्ष कहेंगे। और अलौकिकम तो त्रिविध अलौकिक सन्निकर्ष जन्यम भवति। अलौकिक जो प्रत्यक्ष है वो 3 प्रकार के अलौकिक सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, उसको क्या कहते हैं? अलौकिक प्रत्यक्ष, ऐसा कहते हैं। अब उस अलौकिक प्रत्यक्ष कितने प्रकार के अलौकिक प्रत्यक्ष? तो 3 है अलौकिक सन्निकर्ष। अलौकिक सन्निकर्ष 3 है, और उन अलौकिक 3 प्रकार के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, उसको अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। अलौकिक प्रत्यक्ष कौन से 3 सन्निकर्ष है? तो सामान्य लक्षण सन्निकर्ष, पहला सन्निकर्ष कौन सा है? सामान्य लक्षण सन्निकर्ष। दूसरा है ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष, और तीसरा है योगजश्च इति योगज सन्निकर्ष। ऐसे 3 प्रकार के सन्निकर्ष हैं। यहाँ आगे लिख रहे देखो, यत्र एक धूमे ज्ञाते यादृश धूमत्व रूप सन्निकर्षेण सकल धूमानां ज्ञानं भवति तादृश धूमत्व रूप सन्निकर्षः सामान्य लक्षणः। तो एक धूमे ज्ञात है, एक प्रकार की धूम का आपको ज्ञान हो गया, तो एक धूम का ज्ञान होने पर यादृश धूमत्व रूप सन्निकर्ष, उसमें जो धूमत्व रूप सन्निकर्ष है, धूमत्व रूप जो सन्निकर्ष है, और उस सन्निकर्ष से सभी धूमों का ज्ञान होता है।
जिस प्रकार के धूमत्व रूप सन्निकर्ष से सकल धूम का ज्ञान होता है, उस प्रकार का जो धूमत्व है वो धूमत्व ही सन्निकर्ष है, सामान्य ही क्या है, सन्निकर्ष है। इंद्रिय संबद्ध विशेषक ज्ञान प्रकारी भूतम सामान्यम, ऐसे इसमें है, मुक्तावली आदि में विचार किया जाता है।